नमस्कार, मैं हूं अमितेश और मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर उमेश सिंह हैं। डॉक्टर उमेश सिंह गाजीपुर के मुड़ियार गांव के रहने वाले हैं। बीएचयू से इन्होंने पढ़ाई की है। छात्र संघ चुनाव में इनकी सक्रिय भूमिका रही है और यहां तक कि यह बीएचयू में पढ़ाई करने के दौरान छात्र संघ के महामंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। अन्ना आंदोलन की कोर टीम के हिस्सा थे। दिल्ली में लंबे समय तक लीगल प्रैक्टिस करते रहे हैं। ये सब बातें मैंने आपको अब बता दी। अब उमेश सिंह से भी इनके बारे में जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन एजेंडा के साथ, किन मुद्दों के साथ ये लोगों के बीच जाएंगे और अपने हक में वोट करने की अपील करेंगे। डॉक्टर साहब, सवाल जो है यहीं से शुरू करते हैं कि कुछ बातें मैंने आपके बारे में बता दी, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हो कि हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानें, आप उनको हमारे साथ साझा करें। देखिए, पिछले 4 दशक से जो लोग गाजीपुर की संसदीय राजनीति को चला रहे थे बारी बारी से, उन दोनों लोगों ने निहित स्वार्थ में काम किया। जनता यहाँ की बड़ी भोली भाली और इनके साथ बड़ा उन्होंने एक तरह से राजनीतिक दुष्कर्म किया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे जिले में खुशहाली फैल सकती थी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आसपास के जिलों में विश्वविद्यालय खुल गए। गाजीपुर सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है। यहाँ 300-350 कॉलेज हैं, 200 कॉलेज पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई प्रयास नहीं हुआ। चीनी मिल, बड़ौरा कताई मिल, ये सब बंद पड़ी हैं। ये तो शुरू की जा सकती थी हल्के प्रयास से। रोजगार के और अवसर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन्होंने निहित स्वार्थों में दोनों लोगों ने काम किया और आप कह सकते हो कि ये केवल गाजीपुर की जनता के साथ इन्होंने राजनीतिक दुष्कर्म किया है। डॉक्टर साहब, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव क्या सिर्फ रूपकों से लड़ा जाएगा, मेटाफर से लड़ा जाएगा, या ज़मीन पर भी कुछ ऐसे विषय को रखा जाएगा जिनको कि एक डेडलाइन के तहत पूरा करने के लिए जो भी कैंडिडेट है वो लोगों से वायदा करेंगे, कमिटमेंट करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो लंबे समय में तय होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार का सवाल, दोहरी शिक्षा नीति का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, ये सब लंबे समय के एजेंडे हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे हर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से भी एक कक्षा चलाई जाए, ये तो तत्काल प्रयास से शुरू हो सकता है। बंद पड़ी मिलों को तत्काल शुरू कराया जा सकता है। ग्रामीण अंचलों की खराब सड़कों को तत्काल बनाया जा सकता है। तो कुछ तो तत्काल रिलीफ की चीज़ होंगी। अग्निवीर योजना पे एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है रोजगार से विमुख कर देना लोगों को। 3-4 साल के लिए ये जो योजना इन्होंने बनाई है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गाजीपुर में पहले भर्ती का सेंटर हुआ करता था, वो सेंटर शुरू किया जाए। उस सेंटर का नाम, वो सेंटर पहले गहमर में हुआ करता था, वहाँ हो या पीजी कॉलेज में हो, सेंटर का नाम हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के नाम पे किया जाए। और विश्वविद्यालय और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परिकल्पना बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी ने की थी, तो विश्वविद्यालय बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाम पे खोला जाए। वर्तमान की जो सरकार है वो कह रही है कि हमने जो एक्सप्रेसवे बनाया है उसके दोनों तरफ जमीन का एलोकेशन कर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे। देखिए, वो जो उनकी योजनाएं हैं वो वेलफेयर के लिए नहीं है। आप सड़कों के जाल जो देख रहे हैं, ये भी जनता के पैसा से बना है। टोल, यहाँ से दिल्ली जाने में जितना तेल का पैसा लगता है उतना ही टोल लगभग पड़ जाता है, थोड़ा ही कम पड़ता है। जितना का तेल लगेगा यहाँ से दिल्ली जाने में, उतना टोल लगेगा। तो ये जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, ये जो सेज की परिकल्पना उनकी देख रहे हैं, ये जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना देख रहे हैं, ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। ये सरकार, आप कैसे देखते हैं? आखिर कोई भी डेवलपमेंट का काम तो टैक्स पेयर मनी से ही तो होगा ना। नहीं तो टैक्स पेयर तो हम गाड़ियां लेते हैं तो उसके साथ हम रोड टैक्स देते हैं, 15 साल के लिए देते हैं, अभी 10-10 साल के लिए कर रहे हैं।
टैक्स हमने 15 साल का दिया, दिल्ली में गाड़ी 10 साल में बंद हो गई। हर जगह प्रयास हो रहा था, वो तो चुनाव है इसलिए रुका है, नहीं चुनाव बाद सारी चीज़ें फिर से हो जाएंगी। आप टैक्स 15 साल के लिए लेते हो और पेट्रोल डीजल पे सेस भी लेते हो आप सड़क बनवाने के लिए, आप फिर सड़क पे चलने के लिए टोल भी ले। एक ही चीज़ के लिए कितनी तरह से टैक्स दिया जाए, ये भी तो तय होना चाहिए। टैक्स की सीमा होनी चाहिए। सड़क पे चलने के लिए कई टैक्स ले लोगे भैया? रोड टैक्स ले लिया एक बार आपने, हमने गाड़ी खरीदी तो 10% आप उस वाहन के लेते हैं। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि टोल जो कलेक्शन होता है उसको बंद कर देना चाहिए? भाई हम ये कहना चाहते हैं कि टोल रोड के लिए हम पैसे देते हैं, अगर सरकार कहती है कि जो रोड टैक्स होता है वो स्टेट के पास चला जाता है, तो जो हम सेस देते हैं, जो सरचार्ज देते हैं पेट्रोल डीजल पे 2 रुपये लीटर, वो कहाँ जाता है? और कम तेल बिकता है, कई लाखों करोड़ वो पैसा हो जाता है जो हम सरप्लस चार्ज देते हैं। गाजीपुर में जब आपकी एंट्री हुई, जब आपने ये मन मिजाज बना लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, अपने दल भी तय कर लिया, तो आपने एंट्री के साथ ही एक मेटाफर दिया कि एक तरफ जो है शिक्षा माफिया हैं और दूसरी तरफ असल माफिया है, और आपने अपने को अपने पार्टी के सिंबल से जोड़ करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तो दोनों कैंडिडेट जो है वो तो आप पर हमलावर नहीं हो रहे थे, लेकिन क्या स्ट्रेटजी थी कि आपने आते ही दोनों को एक एक रूपक के तहत जो है कि नाम दे दिया? देखिए वो बड़े छोटे पहलवान हैं, अब उनके विषय में बात मत करिए, वो लड़ाई से बाहर है। अब लड़ाई सरकार पे आई है, इंडिया और एनडीए गठबंधन पे आई है। ये दोनों प्रत्याशी तो अपनी जमानत बचाने वही बहुत है, जनता इन्हें एक किनारे कर दी। हम लोग बड़े लड़वैया हैं और लड़ते रहे हैं। अब जब आप प्रत्याशी क्या सरकारों से पिछले 3 दशक से इनकी क्या है, ये तो आते ही बुझ गए। आगे बताइए। बीएसपी से अगर बात की जाए तो अफजाल अंसारी साहब छोड़ के गए, पार्टी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन आपने आने के साथ उसको भी एक जो है कि पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश की, या यूँ कहें कि आपने बड़ा मुखर होकर के उस पर बयान भी दिया, और आपके बयान के बाद तमाम पार्टी और संगठन के लोगों की तरफ से भी उसका खंडन किया गया कि उनका जाना बिना बीएसपी से इस्तीफा दिए सपा में गलत है। इसको लेकर के क्या कोई सोची समझी रणनीति थी, या कि ये फिर ऐसे ही बहुत कैजुअल एक बयान था आपका? नहीं देखिए, नेता क्या है, फेस वैल्यू है, वो बिल्कुल खुला रहता है। चेहरे पे कोई दाग होगा वो दिखेगा, शरीर पे कोई दाग होगा वो कपड़ों के अंदर होगा। नेता का चरित्र बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, वो फेस वैल्यू है। और नैतिक सामाजिक जीवन अगर आप जी रहे हैं तो नैतिक पाठ आपको पढ़ना होगा। मिनिमम लॉयल्टी जो व्यक्ति की होती है कि कम से कम अपने विषय में ये बता दे, एक मिनिमम होता है ना कि ये हमारी, भाई हम आपसे अगर कहीं वैचारिक मतभेद है तो उसे स्पष्ट कर दें। आप गुमराह किसको कर रहे हैं? तो आप रह क्यों गए बसपा में? आपने दूसरे दलों की से टिकट ले लिया केवल 2 महीने के वेतन भत्ते के लिए, तो ये तो बेशर्मी है। बीएसपी के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे ये दायरे की बात नहीं है, सीधे बहन जी से डील होता है उनका मामला, कि वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी से निकाले जाएंगे। अब तो आप बसपा में हैं, अब तो इसकी फंक्शनैलिटी से आप भिग हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, मुख्य रूप से ये समझिए कि हमने उन्हें जाने दिया कि 2 महीने के वेतन भत्ता के लिए जो आदमी नैतिक रूप से गिर सकता है, जनता उसका जवाब दे देगी। और आप बार बार अब गाजीपुर के प्रत्याशियों को मेरे सामने न लाइए, वो मेरे समझ से लड़ाई से बाहर है। अब मेरी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन की है। अब मैं बसपा को उस पोजीशन में देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी अभी देश में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पा रही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। पिछले 2 चरण के चुनाव में ये चीजें साफ हो चुकी हैं। तो हम अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम यहाँ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें हम अकेले जीतने जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश में हमारी संख्या उतनी ही, पूरे देश में उतनी ही और बढ़ने जा रही है। कांग्रेस और नीचे आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की मजबूरी है, जितनी सीटें हम जीतेंगे उतनी सीट कोई पार्टी लड़ेगी भी नहीं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए। और कांग्रेस का हश्र ये है कि वो पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं।
थोड़ा सिंप्लीफाई करके बातचीत कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई उम्मीदवारों को छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे बात करिए। आप एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन से होने वाली है और कौन सा अलायंस को मैंडेट या जनादेश मिलता आप देख रहे हैं? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? देखिए, जनता में एक परसेप्शन होता है कि जो सरकार में होता है, भले वो चाहे जिस पोजीशन में चला जाए, लेकिन एक परसेप्शन बनता है कि जो सरकार में है, जैसे कोई सिटिंग सांसद है तो परसेप्शन रहता है कि इसको टिकट फिर मिलेगा, कट जाए बात अलग है। तो एक सरकार में रहने के नाते मेरे मन में भी एक परसेप्शन है कि शायद भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में 200 के आसपास सीटें पा सकती है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे। अच्छा। और उस समय इंडिया गठबंधन की मजबूरी होगी कि वो सरकार या तो बसपा की बनवावे या भाजपा की बन जाने दे। अब ये इंडिया गठबंधन को तय करना होगा। आप चूंकि कह रहे हैं कि बातचीत का दायरा और कैनवास बढ़ा करके बातचीत हो, तो एक चीज़ मैं और समझने के क्रम में और अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। गाजीपुर के अलावा अगर बात कर ली जाए वाराणसी की, आजमगढ़ की, तो इस पर एक से ज़्यादा बार कैंडिडेट बदले गए। तो ऐसा क्यों है? क्या कैंडिडेट के चयन के पहले जो भी पार्टी के मानक थे उसको लेकर के बहुत सूक्ष्म परीक्षण नहीं हुआ, या फिर क्या वजह आप देखते हैं क्यों इस तरीके से एक बार से ज़्यादा बार पार्टी के को ये करना पड़ा कि कैंडिडेट का नाम बदल गया? देखिए, ये हर दलों के सामने समस्या है। थोड़ी सी राजनीति का ट्रेंड अब बदलने जा रहा है। अच्छा, तो इसको आप सकारात्मक देखेंगे कि नकारात्मक देखेंगे? नहीं, ये तो समाज के लिए बहुत पॉजिटिव वैल्यू के साथ पॉलिटिक्स आगे की होने जा रहा है। अच्छा। मेरे जैसे आंदोलनकारी को अगर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया तो ये समझिए कि बहन जी की एक इस देश की राजनीति में एक परिवर्तन की आएंगे, उस पर भी सोशल इंजीनियरिंग पर भी बात करेंगे। पहले इसका जवाब ले लें कि जो ये कैंडिडेट बार बार रिप्लेस किए गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कईयों ने किए और दिक्कत यही है कि दुर्भाग्यवश कुछ कैंडिडेट, सभी तो नहीं, लेकिन बहुतेरे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को बचाने के लिए, अब सरकार जैसे बांड वसूल रही थी वैसे लोगों के टिकट पे भी नजर रखी तो कुछ है। ऐसे लोग आपके दबाव दल में बना भी घुस आए रही थे है। क्या? आपके भी दल में कुछ लोग घुस आए थे क्या जिनको आपने रेक्टिफाई नहीं, किया? दबाव बना रही है, हम किसी को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सरकार के दबाव में, सरकार की गुंडागर्दी से कुछ लोग डर जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग अपना एसेट बचाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ एसेट बचाने वाले आपके भी दल में आ गए थे क्या जिनको आपने परिवर्तित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखिए, आप यूं कह लीजिए कि हम तो अभी स्क्रूटनिंग वो नहीं चाहते कि उस लेवल पे हम करें। जो स्थापित चेहरे थे उन्हें ही टिकट दिया गया और हर दलों ने यही किया। भारतीय जनता पार्टी में आधे से ज्यादा कांग्रेस के लोग पहुंच गए, कांग्रेस खत्म हो गई। वैसे ही तमाम दलों में लोग इधर उधर कर रहे हैं और जो ये दलों में लोगों का आना जाना बना है, एक अभी तक टिकट मिलने की क्राइटेरिया होती थी कि आपके पास धन बल हो, बाहुबल हो, और पार्टियों ने यही किया है अभी तक। बहन जी ने कुछ प्रयोग किए हैं, जैसे सामान्य परिवारों के लोगों को भी टिकट दिया, छात्र राजनीति से जुड़े लोगों, आंदोलनकारियों को भी टिकट दिया। इसके पास संसाधन की थोड़ी कमी भी है, फिर भी लोग खड़े हैं और महसूस नहीं होता मुझे कि मेरे पास संसाधन की कमी है। हर काम। इस प्रयोग को आप सफल मान रहे हैं? हाँ, ये तो एक नया प्रयोग है। अगर इस तरह से पार्टियां सोचने लगें, और जब बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी, इसका एक व्यापक जनाधार पूरे देश में है, उसने इस ढंग के प्रयोग शुरू किए, तो ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में ये प्रयोग काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि सरकारें अब वो फिल्मी स्टाइल में चलने लगी हैं, दबाव बना रही हैं, लोगों को चुनाव लड़ने से रोक रही हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही हैं, इलेक्शन कमीशन उनके फेवर में चल रहा है। ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम चल रहा है और ये ट्रांजिशन फेज है पॉलिटिक्स का। और नई किरण जो दिख रही है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिख रही है कि एक नया सवेरा होगा। चलिए, आप बहुत आशान्वित नोट पर अपने इस सवाल के जवाब को खत्म किया। एक बात और आपसे समझने के क्रम में मैं जानना चाहूँगा कि बीएसपी, हालांकि सोशल इंजीनियरिंग जो है बड़ा ये वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक से राजनीतिक
दृष्टि से कहा जाए तो बीएसपी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन अगर ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग जो है बीएसपी के स्तर पर सफल अगर था या अगर अब नहीं है, अगर ऐसा आप मानते हैं तो कहाँ आप कमी देखते हैं, और सफल है तो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे सफलता का हमने सामाजिक सरोकार को ठीक से समझा है, सामाजिक संरचना को भी समझा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने ये गलती की, पिछले 2 सालों से उन लोगों ने धींगामुश्ती की अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखने की, और ये शायद उनसे भूल हो गई कि छोटे दलों का कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं होता है। क्षेत्रीय दलों का वो अपने निजी हितों में काम करते हैं। ये जो बड़े परिवारों का है, अपनी जातियों पे दबदबा मात्र है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अपना दल को ले लीजिए, क्या है, पति पत्नी चुनाव लड़ेंगे। इधर सुभाषपा को देख लीजिए, पियरका चचा को, क्या है, बाप बेटे चुनाव लड़ेंगे। और तो और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है चुनाव, ये तो 1-2 सीट पे लड़ रहे हैं। केवल परिवार से, यादव समाज से 5 लोग लड़ रहे हैं, वो उनके परिवार के हैं। अक्षय हो, आदित्य हो, डिम्पल हो, धर्मेंद्र हो या अखिलेश जी हो। 6वां यादव उस पार्टी में चुनाव नहीं लड़ रहा है, सफाई में सिमट के रह गई है यादव राजनीति। तो इन लोगों ने उन नेताओं को पकड़ने की कोशिश की जिनके जमीन तले जिनके पांव तले जमीन खिसक गई है, और बहन जी ने प्रत्याशियों के माध्यम से उस समाज का रिप्रेजेंटेशन शुरू किया। ठीक है, आप ये एक सफल प्रयोग है। चलिए, प्रयोग के स्तर पे आप इसको सफल बता रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कुछ पार्टियों को आपने एलिगेशन लगाते हुए कहा कि वो एक ही परिवार के तमाम सदस्यों को लड़ा रही है और एक खास एजेंडा के तहत लड़ा रही है। एलिगेशन बहन मायावती जी पर भी लगता है कि बीएसपी जो है वो वन मैन शो है, सारे डिसीजंस वहीं आकर के फोकस हो जाते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी की अगर बात करें, आंतरिक जो पार्टी की कार्य शैली है या कार्य प्रणाली है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बदनाम करने की साजिश है। मैं गाजीपुर में पहले जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा रामलीला मैदान में, सभागार में प्रत्याशी घोषित किया गया। उसके बाद लखनऊ से मेरा नाम आया 17 तारीख को। 14 तारीख को यहाँ जिला कार्यकर्ताओं ने, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, अध्यापकों ने, जिले के वकीलों ने, अधिवक्ता समाज ने, इन लोगों ने मिल के मुझे यहाँ से प्रत्याशी चयनित किया। उसके बाद लखनऊ से सूची आई। आप कैसे कह सकते हैं? ये वो पार्टी नहीं है जो बार बार, मतलब एक व्यक्ति गुजरात लॉबी के द्वारा अध्यक्ष भी तय कर दिए जाएंगे, टिकट भी तय कर दिया जाएगा और वहीं से सूची आ जाएगी, कार्यकर्ताओं पे थोप दिया जाएगा। जिसे आप देख रहे हैं जो रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी में क्या है, जेब से निकाल के प्रत्याशी फेंके जाते हैं। हमारे एलजी महोदय घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा, उन्होंने जितना, मतलब इस जिले के जनता के साथ जितना अत्याचार किया है, वो घूम रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें देख लेने दीजिए। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो गवर्नर होके भाजपा का प्रचार करे, कमल को वोट मांगे, मांग ले, मैं आपत्ति भी नहीं करने जा रहा हूं इस पे। लेकिन रंज है नहीं, हमें ये भी रंज नहीं है, कर ले कुछ भी, कोई ताकत लगा ले, मोदी आके यहीं घूम जाए। मैं ये जानता हूं कि ये जो गुजरात लॉबी है, उनके ये नुमाइंदे हैं। बड़े बड़े स्थापित नेताओं के साथ बीजेपी ने दुर्व्यवहार किया है। जनता को तो छोड़ दीजिए, आप विजया राजे सिंधिया को उठा के देख लीजिए। शिवराज चौहान ने चुनाव जिताया है मध्य प्रदेश में, नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाता है और मुख्यमंत्री दूसरे को बना दोगे आप। अभी इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का भी यही असर होने वाला है। अगर गुजरात लॉबी रह गई तो इसको उखाड़ फेंकना है उत्तर प्रदेश। चलिए, सवाल जवाब बहुत हुए। अंत में मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को हम इसी सवाल से ख़त्म करें। वो 3 बातें जो अगर आपको जनादेश मिलता है तो प्राथमिकता के तौर पर आप गाजीपुर की जनता के लिए करना चाहें। शिक्षा और रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सवाल, भोजन और आवास का सवाल, 3 बातें हैं। तो ये थे बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और उनके चुनावी एजेंडे को जानने की कोशिश की। इलेक्शन कवरेज के दौरान हम ऐसे ही अन्य उम्मीदवारों से भी आप
आपको रूबरू कराएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।